बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूबरू के साथ मैं हूं ज़ीशान मेहदी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमारे एंकर मुबश्शिर हसन खान करते हैं, लेकिन आज वो यहाँ मौजूद नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। दो इश्यूज़ हैं जिन पे आज का हमारा प्रोग्राम होगा, और हमेशा की तरह आज के हमारे प्रोग्राम में मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट कासिम भट्ट साहब। भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। भट्ट साहब, आज दो इश्यूज़ पे हमने बात करनी है। एक तो आज गिलगित में इजलास हुआ है लैंड रिफॉर्म कमेटी का। उस इजलास के बारे में हमने आपसे बात करनी है, क्योंकि लोगों में बड़ी तशवीश है इस हवाले से। और पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाजी सिलसिला चला, उसमें भी एक अहम पॉइंट जो है वो लैंड रिफॉर्म के हवाले से था। तो इस इजलास में क्या बात हुई है और किस तरह के फ़ैसले हुए हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। शुक्रिया ज़ीशान। तो पहली बात यह है कि लैंड रिफॉर्म अथॉरिटी का जो आज बाज़ाबिता इजलास हुआ है, ये गिलगित में सूबाई वज़ीर कानून सैयद सुहेल शाह की सरबराही में हुआ है, और इसमें बड़ी डीपली और बड़ी संजीदगी से इस मौजू को देखा गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के लोग थे, कानूनी माहिरीन भी सूबाई सतह के मौजूद थे। और इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि ये इंतहाई जो है अहम अपनी नौइयत का अहम तरीन इजलास था। और हम समझते हैं कि मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है ये लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत ही संजीदा है। और गुज़श्ते दिनों जब चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब ने बल्तिस्तान का दौरा भी किया था, तो उसमें भी उन्होंने वाज़े तौर पर बताया था कि सूबाई हुकूमत इस मसले को का देरपा हल निकालने के लिए जो है वो इंतहाई संजीदा है। और अब इसको बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है सोशल मीडिया पे चलने वाले बहुत सारी तनकीद के बाद वाज़े तौर पे कहा था कि ये गवर्नमेंट लैंड इसको डिक्लेयर किया था, कहा था, और इसका मतलब वाज़े किया था कि ये गवर्नमेंट लैंड का मतलब ये नहीं है कि ये सरकारी ज़मीनें हैं या सरकार इस पर कब्ज़ा करना चाहती है, बल्कि सरकार एक तरह से इस ज़मीनों की हिफाजत कर रही है, ताकि कल जब लैंड रिफॉर्म अथॉरिटी की तजावीज़ फ़ाइनल हो जाएँ, फिर ये असम्बली में टेबल होगा, और उसके बाद अवामी उमंगों के मुताबिक अवाम में ही ज़मीन को प्रॉपर तरीके से तकसीम किया जाएगा। बदकिस्मती से हम कुछ अरसे से हमारे मुशाहिदे में ये चीज़ें आती हैं कि बहुत सारी हमारी चरागाहें हैं जो गाँव के लेवल की हैं, या वो तहसील के लेवल की हैं, या पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की ज़मीनें हैं। मखसूस लोग जो है वो अपना हक़ जिताते थे, लेकिन जब गवर्नमेंट इस मसले को देखेगी तो हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है बराबरी की बुनियाद पे, इंसाफ की बुनियाद पे और मसावत की बुनियाद पे ज़मीन को तकसीम करेगी। फ़र्ज़ करें अगर हम किसी गाँव के सामने जो 2000 कनाल ज़मीन पड़ी हुई है, तो ये 2000 कनाल जो ज़मीन होगी, हम ये मिसाल दे रहे हैं कि 2000 कनाल ज़मीन जो होगी वो गाँव के तमाम लोगों की होगी। उस गाँव के तमाम लोगों का उस ज़मीन के ऊपर हक़ होगा, और उस गाँव के उस ज़मीन को 2000 कनाल को उस गांव के हर फ़र्द पे, ख्वाह वो अमीर हो, गरीब हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या इवन बहुत बड़े ओहदे का भी हो, तो बराबरी की बुनियाद पर तकसीम होगी। और इसी तकसीम को यकीनी बनाने के लिए सूबाई हुकूमत, हमारा ख़्याल ये है कि इस मसले को पहली मरतबा संजीदगी से देख रही है, और 2 इजलास अब तक इस हवाले से हो चुके हैं। और आज का जो गिलगित में इजलास हुआ है उसकी इतलात ये भी हैं कि बाकायदा सूबाई हुकूमत ने यह भी फ़ैसला किया है कि इस हवाले से पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों से जो माहिरीन होंगे लैंड रिफॉर्म के हवाले से, जिनकी महारत है, जिनकी अप्रोच है, और जिनके पास टेक्निकल तरीक़ेकार मौजूद है, उनको भी बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान दावत देगी और उनसे भी मुशावरत करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर अंदाज में इस मसले को हल किया जा सके। चूँकि वक्त कम है तो हम मज़ीद इस पर सवाल नहीं करते, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं कि एक अफवाह इस तरह की उड़ी हुई है, बातें चल रही है, ख़बरें चल रही है कि गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है, और यहाँ पे मालियती एक बहरान जो है वो सामने, ये बातें इस वक्त चल रही है। तो आपके पास इस हवाले से क्या इत्तलात है, और लोग जो जिस परेशानी में हैं उस पे आप क्या तबसरा करते हैं? जी बिल्कुल ज़ीशान, जो आपने सवाल किया कि गिलगित बल्तिस्तान किसी बड़े मालियाती बहरान का खुदा न खास्ता शिकार हो सकता है, और तो ज़ाहिर है इस वफाक में कि हम सूरत हाल देखें तो वफाक में बहुत सी गैर यकीनी सूरत हाल है। सियासी जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक हद तक जो है ऊपर नीचे हो रही है, और हर लम्हे सूरत हाल तब्दील हो रही है, जिसका बराह रास्त मुल्की मईशत पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से बिलवास्ता जो असर है वो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी पड़ता है, चूँकि ये फेडरल से मुंसलिक एक नीम सूबाई
اس گلگت بلتستان کو درجہ حاصل ہے، جس کی وجہ سے سارا جو بجٹ کا دار و مدار ہے وہ وفاق کے اوپر ہی ہے، اور وفاق سے کوئی فنڈ آتا ہے تو جس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں معاشی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو اس وقت جو وفاق کی صورتحال ہے، اور تقریباً ایسی صورتحال وفاق کے حالات کی وجہ سے گلگت بلتستان میں بھی ہے، اور آج کی جو تشویشناک اطلاع یہ ہے کہ صوبائی جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے برملا کہا ہے کہ اگر آنے والے چند دنوں میں جو ہے صوبائی حکومت کے جو واجب الادا رقم ہے 8 ارب کے قریب جو وفاق نے ہمیں پے کرنے ہیں، اگر یہ 8 ارب روپے ان ٹائم ہمیں نہیں ملتے ہیں تو شاید صوبائی ملازمین کی تنخواہیں بھی ادا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے، لیکن ہمیں ساتھ ہی امید ہے چیف منسٹر صاحب سے کہ وہ اس مسئلے کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ وفاق سے بھی ان کے رابطے ہیں اور اپنے اثر رسوخ کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہاں پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو اقتدار میں بھی ہیں اور اقتدار سے باہر بھی ہیں، وہ مسلسل تنقید کیے جا رہی ہیں صوبے پر، صوبائی حکومت پہ، ان کے نظام پہ۔ تو ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت ظاہر ہے جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو حکمران جماعت پہ تنقید کرتی ہے، اس حد تک تو بات سنی جا سکتی ہے اور قابل قبول بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب اس طرح کا مرحلہ سامنے آ جائے کہ آپ کے صوبے کے عوام جس کے اندر آپ بھی موجود ہیں، آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ صرف حکمران جماعت کی طرف نہ دیکھیں، آپ اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ صوبائی صدر ہیں پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب، جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، بڑے دبنگ سیاسی آدمی ہیں، تو اکثر ان کا اخبارات میں ہم تنقید دیکھتے ہیں، تو خدا را امجد صاحب آپ بھی اس حکومت کا حصہ ہیں اور آپ بطور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مراد بھی انجوائے کر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی بڑا اچھا دفتر ہے، تو خدا را آپ بھی جو ہے اس تنقید سے نکلیں۔ ایک آدمی کی سزا جو ہے، فرض کریں چیف منسٹر صاحب نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا پورے صوبے کو تو آپ نہ دینا۔ پی ڈی ایم آپ وفاق میں اقتدار میں شامل ہیں تو آپ پی ڈی ایم کے پاس جائیں اور اس مسئلے کو حل کروائیں اور پبلک کو بتائیں، دیکھیں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ نے یہ کام نہیں کیا تھا، ہماری وفاق میں حکومت تھی تو ہم نے جا کے صوبے کے لیے یہ کام ہم کر چکے ہیں۔ تو اسی طرح حفیظ صاحب بھی ہیں، حفیظ صاحب بھی بڑے کہنو مشق جو ہے سیاستدان ہیں اور موجودہ وزیر اعظم سے ان کے اپنے پرسنل مراسم بھی ہیں، میاں نواز شریف صاحب سے بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ تعریف سے ذرا ہٹ کے، اخباری بیانات سے ہٹ کے آپ صوبے کے لوگوں کی مدد کریں۔ حفیظ صاحب آپ بھی 2 قدم آگے بڑھائیں، آپ اور امجد ایڈوکیٹ صاحب دونوں ملیں، اور ظاہر ہے جب آپ کام کر کے واپس آئیں گے، جب آپ اپوزیشن میں ہونے کے باوجود جو ہے کچھ کام کر کے صوبے کے لیے کچھ لے کر آئیں گے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے، اور شاید چیف منسٹر بھی پھر آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات ایسے لمحات کو منہ پر آتے ہیں کہ جب آپ کو تعریف تنقید سے بالاتر ہو کر اپنے خطے کے لوگوں کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ بھٹ صاحب، آپ نے تفصیل سے ان دونوں سوالوں کے اوپر آپ نے بات کی اور اپنی رائے آپ نے دی۔ پروگرام کا وقت کم ہے تو ہم مزید کسی سوال کی طرف بڑھنے کی بجائے آپ سے یہیں اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے محمد علی انجم اور ذیشان مہدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔